प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है, जो यूपी बोर्ड में चलती है। उसमें हम लोग अभ्यास 1 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अभ्यास 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है बहुपद। और इस प्रश्नावली बहुपद का जो दूसरा प्रश्नावली है, जिसे कहते हैं 2.2, इसको हमें पढ़ना है। और तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले जो इसके उदाहरण होंगे, उसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके बारे में सब मैंने नियम बता दिया है। इसके पीछे का जो जस्ट वीडियो आप देखेंगे तो मैं बता दिया हूं कि प्रश्नावली 2.2 जो है, कौन कौन से नियम को यदि आप बढ़िया से फॉलो कर लेते हैं तो आपको यह पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। देखिए, प्रश्नावली अगर वीडियो लंबा हो तो उससे आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो जब आप समय देंगे तभी मैं बता सकता हूं। कम समय में कैसे बता सकता हूं? तो देखिए, प्रश्नावली 2.2 में मैं बताया हूं कि 3 प्रकार के नियम लगभग आपको लगेंगे। एक जो है, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करने आना चाहिए। और एक जो है, द्विघात समीकरण दिया गया हो तो मूलों का योगफल और गुणनफल उसमें से निकालने आपको आना चाहिए। यदि द्विघात समीकरण बनाने के लिए कहा जाए और जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो उसके लिए भी मैं सूत्र बताया हूं। देखिए, सबसे पहले प्रश्नावली 2.2 तो मैं पढ़ा देता, लेकिन हमारे पढ़ाने का जो सिस्टम होता है, थोड़ा सा मैं उदाहरण को बताता हूं। उस प्रश्नावली को उदाहरण बताने के बाद इस प्रश्नावली को हल करेंगे तो देखिएगा वो प्रश्नावली स्वतः ही अपने आप हल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, यह प्रश्न उदाहरण नंबर 2 है, जो आपकी बुक में भी दिया है, जिसको मैंने लिख लिया ताकि थोड़ा समय बच जाए। देखिए, द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दिया गया है। देखिए, चर की अधिकतम घाती कितनी है? 2 है। तो चर की अधिकतम घाती 2 है, तो इसे द्विघात हम लोग बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो इसमें का शून्यक ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यक। शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। देखिए, इसमें इस प्रश्न में हमें 2 चीज करना है। एक, शून्यक हमें निकालना है। एक क्या निकालना है? शून्यक। शून्यक निकालने के बाद उसके शून्यक में और उसके गुणांकों में संबंध करना है। जो शून्यक आएगा ना, उसमें और उसके गुणांकों में संबंध। तो मैं बता रहा हूं, देखिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए जो द्विघात समीकरण दिया गया है, उसे द्विघात समीकरण का आप गुणनखंड कर दीजिए। तो जब गुणनखंड आप कर देंगे तो आपका 2 कोष्टक आएगा, और उन दोनों कोष्टकों के बराबर जब 0 लिखेंगे तो x का 2 मान आएगा, तो वही आपका क्या होगा? शून्यक होगा। उस मान में से किसी एक को आप अल्फा मान लेंगे और किसी भी एक को आप बीटा मान सकते हैं, किसी को मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करने के लिए हमें मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल के सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, इसका मैं शून्य पहले ज्ञात कर रहा हूं। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण है, जिसका मैं नियम बताया हूं कि शुरू वाले पद का अंत। देखिए, सबसे पहले देखिए तो ये सजाया गया है ना, तो चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। उसके बाद कितना है? 1 है। एक और मतलब कि यह द्विघात समीकरण जो है सजाया है। ठीक है ना, कभी कभी तो सजा है तो अब क्या करेंगे? शुरू वाले का अंतिम वाले के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो शुरू वाले का अंतिम वाले के साथ गुणा करिए। देखिए, x² और गुणे क्या हो जाएगा? 10। ये देखिए, द्विघात समीकरण को मैं गुणनखंड करने का नियम बताया हूं और इसको हल कर रहा हूं। तो यह हो जाएगा 10x²। बताइए, शुरू वाले पद का अंतिम वाले पद के साथ गुणा कर दिए। जो गुणा करने पर आता है उसका 2 जगह हम खंड करते हैं। कितने जगह करते हैं? 2 जगह। तो देखिए, यह चर जो है, चर बताइए, चर के ऊपर क घात है? 2 घात है। तो इसको हमें 2 ही जगह खंड करना है। कितने जगह? 2 जगह खंड करना है। तो चर पर x पर कितना घात है? 2 घात है। तो उसको 2 बार लिख दीजिए। देखिए, 1x यहां पर, 1x यहां पर, हो गया। अगर यहां पर 4 घात होता तो यहां पर 2 घात और यहां पर 2 घात लिखते, तो कहते कि 6 घात होता तो क्या करते?
तो 3 घात और 3 घात लिखते, क्योंकि हमको 2 ही जगह खंड करना है। जितना मैं द्विघात हल करूंगा लगभग इसी तरह से हल करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पूरा द्विघात समीकरण जो है ऐसे ही नहीं हल होता है। कुछ द्विघात समीकरण जो है 2 ही पद रहता है, जिसे हम सर्वसमीका के द्वारा हल कर लेते हैं सूत्र का प्रयोग करके। कुछ द्विघात समीकरण में जब 2 पद रहता है तो कॉमन निकाल कर भी करते हैं, और कुछ द्विघात समीकरण ऐसा भी मिलेगा जो इस पर भी नहीं होगा, कॉमन पर भी नहीं हल होगा, तो उसे सिद्धाचार्य पर हम लोग हल करते हैं। तो देखिए इसको हम हल कर रहे हैं, 2 जगह खंड कर दिया। अब 10 का खंड करेंगे, 10 का खंड करेंगे 2 जगह। तो बताइए 10 का खंड पहले लिख दीजिए 1 और 10। 10 का खंड, जो संख्या अगर किसी भी संख्या का खंड करने के लिए कहा जाए तो वह संख्या होती है और 1 होता है, ये तो निश्चित है। अब देखिए 10 का मैं खंड कर रहा हूं, 10 का खंड करेंगे तो इसमें 2 से 1 से कटाएंगे तो 10 ही आएगा। तो 2 से कटा रहे हैं, 2 से कटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 1 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, और पुनः 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 5 10 और 1, तो 10 और 1 मैंने लिखा है, ठीक है। तो बताइए इसका शुरू का लास्ट में आप क्या किए, गुणा कर दिए सजा करके, इतना गुणा करने पर आया। अब इसका कितने जगह खंड कर रहे हैं, 2 जगह। तो x पर को घात है, 2 घात है, तो मैंने x को 2 जगह लिख दिया। और अब 10 का अचर का खंड किए तो 1 आ गया, 10 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया। बताइए यह 10 का खंड है कि नहीं है, ये 10 का खंड है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे ना, 1 में 10 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। जब गुणा करने पर वह संख्या प्राप्त हो जा रही है तो आप समझिए कि वह उस संख्या का क्या है, खंड है। अब देखिए, अब इसमें यह देखेंगे कि कौन सा खंड सही है। तो देखिए 10 का तो ये खंड है और यह दोनों खंड सही है, लेकिन इस प्रश्न के लिए यह दोनों खंड सही नहीं है। इस प्रश्न के लिए देखिए कौन होगा, मैंने नियम बताया है। देखिए इसको जोड़िए, 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11 होगा। अच्छा इसको घटाइए, 9 होगा। तो 1 में ले 10 जोड़ेंगे तो 11 होता है, और 1 में ले 10 घटाते हैं तो 9 होता है। अब देखिए जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो बताइए जोड़े या घटाए तो ये बीच वाला पद आया, नहीं आया ना, इसलिए यह खंड क्या है, गलत है। 1 और 10 क्या है, गलत है। अब क्या करेंगे, 2 और 5 को देखिए, 2 को जोड़िए 5 में 10 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ेंगे, गलत हो गया, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 2 में ले 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। मैंने ऋण में आता है लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं। तो इसको जोड़ने पर क्या हो रहा है, यह 7 आ जा रहा है ना, तो यही खंड आपका क्या है, सही है। तो एक यह जो चर है इसमें किसी के पास आप 2 को लिख दीजिए और किसी एक के पास आप 5 को लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया। बताइए शुरू वाले का अंतिम वाले के साथ गुणा किए, गुणा करने पर जो आया उसका कितने जगह खंड किए, 2 जगह खंड किए। और खंड हमारा ऐसा होना चाहिए कि जोड़ें या घटाएं तो मध्य पद बीच वाला पद आ जाए, और गुणा करें ना तो जिसका खंड किए हैं वो आ जाए। अब देखिए चलते हैं, चिन्ह लगाते हैं। देखिए बताइए चिन्ह लगाने के लिए इस गुणनफल के पास देखिए, इस गुणनफल के पास बताइए इसके गुणनफल के आगे कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है। तो जब गुणनफल के आगे धन चिन्ह हो तो दोनों खंडों के पास या तो धन चिन्ह लगेगा या दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह लगेगा। ये देखिए मैं नियम में बताया हूं, अगर मेरा क्रमवार आप वीडियो देखते हैं तो आपको पीछे वाला वीडियो में सब कुछ मिलेगा। देखिए, और एक द्विघात को आप बढ़िया से खंड करने जान जाएंगे तो सभी द्विघातों को देखिएगा मैं लगभग ऐसे ही कर दूंगा। अब देखिए क्या कर रहा है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, कुछ नहीं रहता है तो प्लस है। तो इस दोनों के पास या तो प्लस लगेगा या दोनों के पास ऋण लगेगा। तो आप कहेंगे सर प्लस लगेगा कि ऋण लगेगा, आप यह बताइए धन लगेगा कि ऋण लगेगा। अब देखिए तो यहां पर देखिए कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है, तो इन दोनों के पास कौन सा चिन्ह लगा दीजिए, धन लगा दीजिए, ठीक है। अभी यहां पर ऋण होता ना, अगर गुणनफल ऋण में आया होता तो मैं एक खंड के पास धन लगाता और एक खंड के पास ऋण लगाता। तो जब प्रश्न आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले यह देखिए ये आपका चिन्ह लग गया।
अब इसको जोड़ करके आप देखिए, एकदम जोड़िए, 2x और 5x 7x हो रहा है। अब इसका गुणा करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है इसको जो है ये जो खंड किए हैं इसको इस यहां पर रख दीजिए, ये मध्य वाले पद के पास रख दीजिए। देखिए इसको उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर। अब यहां पर 2x को पहले रखेंगे कि 5x को रखेंगे? आप किसी को रखेंगे तो सही आएगा। तो यहां पर मैं रख दे रहा हूं प्लस 2x, इसके आगे कोई चीज नहीं, प्लस यहां पर क्या है 5x। यह जो मध्य पद है इसी के जगह पर इसको रख दिया। अब इसको प्लस को उतार देंगे 10। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए क्या करेंगे, इसके दो दो में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर क्या कॉमन होगा बताइए, इसमें से x कॉमन होगा। तो x कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि x दोनों जगह है। तो इसमें का 2x में से एगो x निकल गया तो क्या बचेगा x, अब प्लस यह निकल गया तो क्या हो गया 2। धन इसमें से क्या निकालेंगे 5 निकालेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यह बताइए कि जिस द्विघात समीकरण का आप गुणनखंड कर रहे हैं, क्या आपका गुणनखंड सही हो रहा है? तो देखिए यहां पर जब कॉमन लिए है ना, तो जो दोनों कोष्टक आएगा, इस दोनों कोष्टक में एक जैसी संख्या आएगी, तो समझिएगा कि सही आ रहा है। ठीक है, तो ये सही है। अब इस कॉमन को एक में कर दीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा, एक में हो जाएगा x प्लस 2। अब देखिए इस सवाल का यही क्या है, गुणनखंड है। इस सवाल का यही गुणनखंड है। तो आपको तो गुणनखंड करने के लिए नहीं कहा है, आपको शून्य ज्ञात करने के लिए कहा है। अगर गुणनखंड करने के लिए कहता तो हम सवाल को यहीं पर छोड़ देते, लेकिन हमसे क्या कहा है कि शून्य ज्ञात करिए। इसलिए देखिए, जब यहां पर जो यह खंड आया है, जो यह दो खंड आया है, इन दोनों खंडों को 0 के बराबर लिख दीजिए। x प्लस 5 बराबर 0, इसके बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। देखिए अगर इस सवाल का गुणनखंड कहा होता तो ये मेरा उत्तर हो जाता, लेकिन शून्य ज्ञात करना है तो जैसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं वैसे ही हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। अंतर यह है कि जो खंड आता है ना, उसी दोनों खंडों के बराबर हम 0 करके लिख देते हैं। तो देखिए ऐसे हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, x बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -5 होगा, x बराबर इसको करेंगे तो -2 होगा, क्योंकि धन का पक्षांतर होता है ऋण होता है, यहाँ पर भी धन का पक्षांतर होगा तो ऋण होगा। अब देखिए x बराबर जो ऋण 5 आ गया, x बराबर जो ऋण 2 आ गया, यही ऋण 5 और ऋण 2 क्या है, शून्यक है। लेकिन आपसे अगर कोई कह दे क्या ये शून्यक है, तो आप कैसे साबित करेंगे? तो देखिए यह x बराबर कहा नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आगे भी आएगा। यह x बराबर ऋण 5 जो है ना, इस प्रश्न में रखेंगे तो उसका मान श्योर एंड सर्टेन 0 हो जाएगा। एकदम निश्चित है कि उसका मान 0 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर ऋण 2 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अगर 0 नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा कि वह आपका शून्यक नहीं है। ठीक है, तो x बराबर ऋण 5 हो गया, x बराबर ऋण 2 हो गया। इन दोनों में से किसी एक को अल्फा मान लीजिए और किसी एक को बीटा मान लीजिए। कहेंगे क्यों? देखिए अगर शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा होता तो यही हमारा उत्तर हो जाता, अगर गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहता तो ये उत्तर हो जाता, और शून्य ज्ञात करने के लिए कहता तो ये हो जाता। लेकिन कहा है कि शून्यक, जो यह शून्यक आए हैं, तथा गुणांक, जो यह गुणांक है, इसमें के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए, संबंध बताना है। ठीक है, तो देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसमें का जो 2 है, इसमें से किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको अल्फा मानिए, इसको अल्फा मानिए, नहीं, एक को अल्फा मानिए, एक को बीटा। तो इसको मैं मान रहा हूं अल्फा बराबर -5 और इसको मैं मान दे रहा हूं बीटा बराबर -2। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे कि शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध हम जांच करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर लिख रहे हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर बताइए
शून्यांक तो मूलों का योगफल, बताइए योगफल को क्या लिखते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर, देखिए इसको क्या कहते हैं, मूलों का योगफल कहते हैं। तो बताइए सूत्र क्या होता है, व्यापक रूप वाला में मैं बताया हूं, ठीक है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, या इसको कहते हैं माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए भी कहते हैं। इस सूत्र को इससे बनाते हैं, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मैं बताया हूं, देखिए अब देखिए यहां पर अल्फा और बीटा के हैं, इस शून्य को रखेंगे, ठीक है, और यहां पर x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक इस प्रश्न से रखेंगे। आज जब रखेंगे ना तो दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए रख रहे हैं यहाँ अल्फा धन बीटा शून्य और गुणांक के बीच, तो देखिए ये शून्यक है और यह x के स्क्वायर का 1 है, x का 7 है, जो उसके आगे होता है उसको गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर रख रहे हैं, रख दे रहे हैं -5 अब प्लस यहाँ पर बीटा के हैं -2। बताइए आपने क्या रख दिया, हमने शून्यक रखा, अब तक शून्यक रखा, अब देखिए बराबर, यह बताइए x का गुणांक क्या है, तो x के पास ताकिए प्रश्न में, तो यहाँ पर क्या है 7 है और ऋण यह सूत्र का है, तो ऋण क्या हो गया 7 अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आगे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, ठीक है, जहाँ कुछ ना हो तो 1 रहता है, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए ऋण 5 और प्लस में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण क्या होगा 2 बराबर ऋण 7 में 1 का भाग देंगे -7, इसको कर दीजिए ऋण 5 और ऋण 2, ऋण 5 और ऋण 2 कितना हो जाएगा ऋण 7 बराबर ऋण 7। देखिए दोनों ओर बराबर आ गया, माने शून्यक, ये शून्य योगफल का ये सूत्र में शून्यक रखे और गुणांक रखे तो दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया, इसलिए यह हमारी सत्यता की जांच हो गया। लेकिन योगफल में रखे, अब गुणनफल में रखेंगे अल्फा बीटा, ये गुणनफल है तो क्या होगा अचर पद, सूत्र होता है अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या रखेंगे, तो यहां से रखेंगे और पुनः रखेंगे ना तो दोनों पक्ष क्या आएगा, बराबर होगा। तो इसी को शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध कहते हैं। तो इसको रखिए -5 गुणे बीटा के हैं -2 बराबर, अब देखिए अचर पद यहां प्रश्न में से क्या होगा 10 अब बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, तो आप यहां पर रख दीजिए 1, तो यह ऋण में ऋण का गुणा होगा, धन होगा, 5 दूना के 10 बराबर 10 हो जाएगा। देखिए दोनों पक्ष यहां पर भी बराबर आ गया, दोनों पक्ष यहां पर भी बराबर आ गया, इसी को शून्यांक और गुणांक में क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। लेकिन एगो बात मैं आपको बढ़िया से बता दे रहा हूं, मूलों के योगफल का सूत्र लिखिएगा तो उसमें भी उसके नीचे एक्स स्क्वायर आता है, और मूलों के गुणनफल का जब सूत्र लिखिएगा तो उसके नीचे भी एक्स स्क्वायर का गुणांक आता है। तो ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा, वाई स्क्वायर के रूप में भी रह सकता है। तो जैसा आएगा वैसा बनाया जाएगा, नेक्स्ट अगले वीडियो में बताएंगे।